हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 21 फरवरी के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और साथ ही तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आज की पूरी ओवरऑल दोस्तों क्लास के रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आने वाले जितने भी मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम है उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट क्लास होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथी पहला क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त जो बैठक है ना, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करते हैं। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली लोकसभा का अध्यक्ष। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो संयुक्त बैठक है ना, हमारे संविधान में कितने आर्टिकल में कहा गया है, तो 108 जो अनुच्छेद है इसमें वर्णन किया गया है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉइंट मीटिंग है ना, बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो साथीगण ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि शिग्मोत्सव जो अनिवार्य रूप से जनता का एक त्यौहार है और जो बेसिकली फागुन मार्च के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? गोवा में आपके शिग्मोत्सव उत्सव मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों गोवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंगूर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही शिग्मोत्सव इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं शिग्मोत्सव गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो कुणबी, कड़वा और वेली सहित कृषि समुदाय त्यौहार मनाते जो बसंत की शुरुआत का एक बेसिकली प्रतीक है। अगर मैं बात करूं साथीगण, हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित और वाद्य यंत्र, ये चार और एक साथ ही दोस्तों जनगणना, ये 4-5 टॉपिक दोस्तों आप यकीनन दोस्तों अभी भी आपके पास समय है दोस्तों, आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। हर एक शिफ्ट में दोस्तों 5 से 7 क्वेश्चन, ये 4 शिफ्टों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो साथीगण संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मैं बात करूँ संपत्ति का अधिकार दोस्तों, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत दोस्तों इसको जो आर्टिकल 300A में दो को रखा गया है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कि भारतीय संविधान का भाग थर्ड में मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि मौलिक अधिकार बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भाग थर्ड में अगर मैं बात करूं कि 12 से 35 के बारे में इनके जो जिक्र किया गया है, और बेसिकली अमेरिका के संविधान से लाया गया था भाग थर्ड के, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार न्याय संगत है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकार का जनक माना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना दोस्तों। अगर मैं अगला क्वेश्चन के जाने से पहले थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणी था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में भी कितना है? 6, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ संपत्ति के अधिकार 1978 में मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है, जो दोस्तों आपके अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 300A में इसको रखा गया। अगर मैं कुछ मौलिक अधिकार की बात करें तो कि धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों, जो 25 से 28 के बारे में कहा गया है दोस्तों। 25 में कहा गया है कि अपने अनुसार आप धर्म को पालन कर सकते हैं। 26 में दोस्तों कहा गया कि मंदिर हो या मस्जिद हो, उसमें जो भी व्यवस्था, चाहे कथा की हो, चाहे जागरण की हो, चाहे अगर हम भोज की कराने की हो, तो वहाँ आप जो कि निर्णय ले सकते हैं। 27 में दोस्तों कहा गया है कि अगर कोई भी अगर धार्मिक के क्षेत्र में दोस्तों, तो वहाँ अगर कर से मुक्त रहेगा। और 28 में दोस्तों कहा गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते,
ये दोस्तों बेसिकली धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बेसिकली मौलिक अधिकार के अंतर्गत में भाग थर्ड के अंतर्गत दिया गया। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार बेसिकली 29 और 30 में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों आर्टिकल 30 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैक्षणिक संस्थान खोलने की अधिकार बेसिकली हमें आर्टिकल 30 के तहत, और 29 का बोल रखा कि हमारी संस्कृति को उनकी रक्षा करने के लिए आर्टिकल 29 के तहत वर्णन किया गया। तो ये दोस्तों जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। और साथ ही में अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इसी जोश एग्जाम मैग्नेट चैनल के नाम पे दोस्तों जाके सर्च कीजिएगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, है ना। अगर साथीगण मैं बात करूं कि उच्च और कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेसिकली आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। और साथीगण 14 से 18 बेसिकली समानता का अधिकार है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 1922 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी दोस्तों बेसिकली मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों। आपके लिए पीपीटी बनाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन चाहता हूँ उनके लिए एक्सप्लेन क्या करना पड़े, इन सभी दोस्तों कारण के लिए मैं आपके लिए बस छोटा सा सहयोग दोस्तों, एक लाइक करना, और हो सके इसी तरह से वीडियो अगर पाना ही दोस्तों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, तो गांधार की। अगर मैं बात करूं महाजनपद की कुल कितना संख्या था, तो 16 दोस्तों, 16 के 16 महाजनपद की राजधानी दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एसएससी एक ऐसा है ना कि हमेशा महाजनपद से, मौर्य साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से, मुगल काल से, बस दोस्तों हिस्ट्री से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं एटलीस्ट पूछता है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि तक्षशिला जो महान जनपद है ना, सो गांधार की राजधानी, उसी तरह से दोस्तों मगध की राजधानी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है ना। अगर मैं बात करूं कि तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों से युक्त शिक्षा का केंद्र था, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि लोसर जो त्यौहार है ना, बेसिकली कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि लोसर बेसिकली मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध संबंधित है, तो बेसिकली साथीगण अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति, जो आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहारों से जुड़े सवाल की मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति का मोपिन त्यौहार जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि जो मोपिन त्यौहार है ना बेसिकली कौन से महीने में आयोजित किया जाता है, तो बेसिकली अप्रैल में आयोजित किया जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश की खमटी जनजाति का सांगकेन त्यौहार, ये भी आपको याद रखना। मोपिन त्यौहार तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, सांगकेन त्यौहार भी बेसिकली आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी केमांग जिले के जो मोनपा जनजाति द्वारा लोसर त्यौहार, लोसर, सांगकेन और मोपिन, ये तीनों दोस्तों बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है, आपको याद रखना है। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में फेस्टिवल संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, स्टैटिक के लिए दोस्तों। अगर आप कहोगे तो मैं इसी के चैनल पे दोस्तों वीडियो बनाया हूँ, जितने भी दोस्तों आपके 2021 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन पूछा गया, आप एटलीस्ट जाके एग्जाम से पहले दोस्तों एक बार जरूर जाके देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास बनेगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्यों को सिग्नेचर होना चाहिए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को नोटिस पारित किया जाता है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में नोटिस पारित होने के लिए निचले सदन के कम से कम 100 सदस्यों को हस्ताक्षरित के लिए साथ स्पीकर की घोषणा करना पड़ता है। साथीगण आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर या हटाने की प्रक्रिया बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था, क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जितने भी संविधान के स्रोत है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर है ना, वो बेसिकली कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया था। तो वहीं दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोकसभा यानी कि जो निम्न सदन, जिसे में निम्न सदन कहते हैं ना, राज्यसभा बेसिकली अपर हाउस कहते हैं, तो लोकसभा बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो बेसिकली ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बनता है, हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि मौद्रिक नीति का मुख्य बेसिकली उद्देश्य क्या है, तो बोलता है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना, इसीलिए इसके जरिए मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के जरिए देश की मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के 21 फरवरी के शिफ्टों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमेशा दोस्तों मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। आने वाले शिफ्टों में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा एसएससी का एक ही पैटर्न दोस्तों, हमेशा बार बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर धूप के क्वेश्चन पूछता है। सोनल मानसिंह से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, कल भी पूछा था, परसों भी पूछा था, पहले भी पूछ लिया। पद्म विभूषण कब दिया गया था, जो बेसिकली ओडिसी से संबंधित है। तो दोस्तों मैंने कहा ना, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगला कि हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों आपकी जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक में ही दोस्तों हम्पी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों अच्छगान ये जो लोक नृत्य है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कर्नाटक से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छगान आपको याद रखना है। कृष्ण पारिजात दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्ण पारिजात बेसिकली कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों हम्पी उत्सव भी बेसिकली कर्नाटक राज्य में ही आयोजित किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आपके आज के शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो बेसिकली महाराष्ट्र, जो कि स्वर्ण पदकों के साथ KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर स्पोर्ट्स से संबंधित 2024 के जितने भी क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमेशा इंपॉर्टेंट आपकी स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो बेसिकली करंट अफेयर स्पोर्ट 2024 से हर एक शिफ्टों को कवर करके दोस्तों आप जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच 5 ईयर प्लान एम्ड एट जो एक्सलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी विथ फोकस फूड वर्क एंड प्रोडक्टिव एंड राइजिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 7 में इनके बारे में कहा गया है। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट रहा और हमेशा दोस्तों रहेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपके कार्यकाल कब से कब रहा था। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों इनके टाइम पीरियड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों आज तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, यही 1-2 दिन पहले दोस्तों आपकी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना रहा था ना, उनका जो कि कार्यकाल पूछा था, जाके आप क्वेश्चन देख लेना दोस्तों। हमेशा दोस्तों मैंने कहा ना, एसएससी जीडी एक ऐसा है ना जो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन को दबा के दोस्तों रिपीट करता है ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो बेसिकली आपकी कृषि पे आधारित है, जो कि 1951 से 56 के बीच हैरोडोमन मॉडल जो कृषि पे आधारित था। दूसरा अगर मैं बात करूँ साथीगण तो बेसिकली महालनोबिस मॉडल पे आधारित 56 से 61 के बीच में, जो बेसिकली उद्योग पे आधारित था। और हमेशा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 में खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने से अंत तक 5 आईआईटी की स्थापना किया था। तो दोस्तों के लिए आपके जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसी में दोस्तों 5 आईआईटी खत्म होने से पहली पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले जो कि शुरू किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं थर्ड पंचवर्षीय योजना से बात करूँ तो बेसिकली आपकी 61 से 66 के बीच चला था। और ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों क्योंकि सबसे विफल अगर मैं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो तीसरे पंचवर्षीय योजना रहता। और हमेशा दोस्तों तीसरे पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूँ तो दोस्तों तो उसमें कहा गया कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता योजना बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और इसीलिए दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे छोटा अगर मैं बात करूँ तो उसमें से सिक्किम आ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का बेसिकली जो गवर्नर जनरल था ना, सो कौन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चार्ल्स जॉन कैनिंग आ जाएगा। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी गवर्नर जनरल रहा उसके पीरियड में कौन सी घटना हुआ, उनसे रिलेटेड हमेशा एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल बेसिकली कैनिंग हुआ करता था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल, जो बेसिकली दोस्तों कैनिंग से हमेशा क्वेश्चन जो आपके 1856 से लेकर
1860 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था और वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बना था। ये भी पॉइंट याद रखना कि भारत के पहले वायसराय कौन बने थे, तो बेसिकली कैनिंग बने थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन साथीगण कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बेसिकली बृहद्रथ था। अगर मैं बात करूं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था जो 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शपथ लिया और हत्या करके इसकी स्थापना किया था। दोस्तों मैंने कहा ना क्लास शुरू होते पहले कि मौर्य वंश आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चंद्रगुप्त मौर्य आपके जो प्रथम उनके शासक हुआ तो 322 से लेकर 298 इनका जो कि कार्यकाल रहा। फिर जाके दोस्तों आपके बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया दोस्तों। फिर जाके दोस्तों आपके अशोक आया था। ये तीन नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बेसिकली अंतिम मैं बात करूँ कि मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बेसिकली बृहद्रथ रहा था। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना, हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथ में इसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा था। और उनके शिलालेख से भी बहुत क्वेश्चन पूछता दोस्तों, तो आपको याद रखना हमेशा 14 के 14 शिलालेख दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि बच्चों का जन्म जो अंडों से होता है, बेसिकली उन जीवों को क्या कहा जाता है, तो उसे अंड प्रजक कहा जाता है। दोस्तों ये सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बच्चा का जन्म अंडे से होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, वैसे जीव को क्या कहा जाता है, उसे अंड प्रजक कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को साइट आने की मुदियट्टू बेसिकली कौन से राज्य में है, तो दोस्तों मुदियट्टू बेसिकली केरल का है। अनुष्ठान जो थिएटर एक नृत्य संगीत है और अमूर्त विरासत सांस्कृतिक क्षेत्र जो हमेशा दोस्तों अगर मैं बात करूँ हमेशा जितने भी आपके अमूर्त विरासत जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें दोस्तों आपके मुदियट्टू तो क्वेश्चन केरल का आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों कालबेलिया से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो दोस्तों 2010 में आपके यूनेस्को में शामिल किया गया था। और कालबेलिया अगर मैं बात करूं दोस्तों अमूर्त विरासत जो बेसिकली राजस्थान से संबंधित है, ये दोस्तों कई बार आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाया है। तो आपको याद रखना है कि कालबेलिया आपकी बेसिकली क्या राजस्थान में 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और साथ ही 2010 में दोस्तों आपके छऊ जो नृत्य है ना, जो बेसिकली तपन कुमार जो पटनायक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भुवन कुमार जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कलाकार हैं, हमेशा आपके एग्जाम में छऊ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी बेसिकली अमूर्त विरासत संस्कृति में शामिल है, जो 2010 में इन्हें भी यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो आपके एग्जाम में ये कई बार का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है, तो बूंदी उत्सव, मोमासर उत्सव, कुलायत उत्सव, ठीक है, चंद्रभागा उत्सव, ये बेसिकली ये सारे के सारे दोस्तों बेसिकली आपके राजस्थान से संबंधित है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हमेशा दोस्तों अरुणाचल आंध्र प्रदेश क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 2 दिवसीय जो बूंदी उत्सव है ना, 22 नवंबर 2021 को राजस्थान के बूंदी में शुरू हुआ था और 2 साल बाद राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप में हुआ था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी बेरोजगारी कम करना और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने का उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो बेसिकली आपके 1974 से 78 में गरीबी उन्मूलन, रोजगार और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी ध्यान दिया गया था। मैंने कहा ना दोस्तों, तीसरा, पाँचवीं, पहला, दूसरा, सातवां और 12वां हमेशा इंपॉर्टेंट आपकी पंचवर्षीय योजना रहता है। 12वां पंचवर्षीय योजना इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों क्योंकि खत्म होने से पूरा होने से पहले खत्म कर दिया गया था। जो दोस्तों 2015 में इसके जगह नीति आयोग लाया गया था, योजना आयोग को समाप्त करके जो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी भी टाइम है, आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो जवाहरलाल के नेतृत्व में 51 से 56 की अवधि के शुरू किया गया था और हेराडोमन मॉडल आधारित था और बेसिकली ये कृषि पे विकास था दोस्तों। मैं ये कई बार दोस्तों कहता हूँ है ना, और हमेशा दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है ना, प्रथम और दूसरे क्वेश्चन हमेशा आपके जो 5, 6, 7 बार अभी तक 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी थी, तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति 1998 में जो कि किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा आबादी किस देश में, तो बांग्लादेश है, और दुनिया का सबसे युवा देश नाइजीरिया है,
जबकि दूसरे में बेसिकली बांग्लादेश आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे युवा आबादी बेसिकली कौन से देश में है, तो दोस्तों बांग्लादेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण जो बुबा है ना, किस घराने से संबंधित है, ग्वालियर घराने से। दोस्तों ग्वालियर घराने से, और भी अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम दूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं ग्वालियर घराने से, हमें इस तरीके से याद है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्वाला आ जाएगा, तो ग्वाला दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे कि ग्वाला हस्सू, हस्सू मतलब हस्सू से घास काटता है, तो ग्वाला जो रहता है तो गाय खुलाने के लिए क्या करता है, हस्सू से काटता है, तो हस्सू खां आ जाएगा, ठीक है। हद्दू खां आ जाएगा, ठीक है। नत्थू, नत्थू मतलब जैसे कि जब हम लोग गाय को क्या करते हैं, नथते हैं। जैसे कि जब गाय ज़्यादा इधर उधर भागने लगती है ना, तो उसे हम नथते हैं, तो नत्थू खां आ जाएगा, हद्दू खां आ जाएगा, हस्सू खां आ जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये ग्वालियर घराने से आ जाएगा, जो आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। दोस्तों आपके एग्जाम में बालकृष्ण बुबा जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपके ग्वालियर घराने से संबंधित था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बालकृष्ण बुबा जो इचलकरचीकरण ग्वालियर घराने से संबंधित और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खासियत शैली के गायक थे। उन्होंने ग्वालियर घराने के गायिका के महाराष्ट्र में लाया था। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट घराने की बात करूँ, जैसे कि आगरा तो फैयाज खान, लताफ़ हुसैन खान और दिनकर काकिनी और उस्ताद विलायत खान, जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा आगरा घराने से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि विलायत खान बेसिकली कौन से घराने से संबंधित है, आगरा से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों वदीम हुसैन खान, तो सारा का सारा दोस्तों ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण आप सभी को क्लास कैसा लगा साथीगण, और आप सभी को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों उसके लिए मैं भी आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, है ना। तो आप सभी का एक बार पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।